तो बेटे उसके बाद वैज्ञानिक आए मोजले, और मोजले वास्तविकता में एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, अपनी खोज को लेकर भी और अपने विचारों को लेकर भी। ठीक है, मोजले ने दिया आधुनिक आवर्त नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक आवर्त नियम में मोजले ने क्या बताया? 3 बातें बताई, ध्यान से समझना। मोजले ने सबसे पहली बात बताई कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं होता है, अपितु परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों का मूल लक्षण क्या होता है? परमाणु क्रमांक, अर्थात किसी तत्व के परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं या उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को आप कह सकते हो परमाणु क्रमांक। तो मोजले ने कहा कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, या फिर इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या है? आवर्ती फलन का मतलब है जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसमें से यदि आप लास्ट वाली 2 बातें भी लिख के आ जाओगे ना कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, केवल इतनी बात भी लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि आधुनिक आवर्त नियम में लिखना है मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे 8 के अंतर के बाद या 7 के अंतर के बाद। तो जो हमारा मूल आवर्त नियम था, जो मेंडलीफ ने दिया था, बिल्कुल ऐसा ही नियम है आधुनिक आवर्त नियम। मूल आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में केवल एक अंतर है। मूल आवर्त नियम में जिन स्थानों पर परमाणु भार शब्द का प्रयोग किया गया है, आधुनिक आवर्त नियम में उन स्थानों पर हमने परमाणु क्रमांक शब्द का प्रयोग किया है। केवल इतना ही अंतर है। ठीक है, तो यह है आधुनिक आवर्त नियम, जो पूरा फोकस है परमाणु क्रमांक पर। मूल आवर्त नियम पूरा फोकस था परमाणु भार पर। ठीक है, अब आते हैं मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी पर। संशोधित किसे कहते हैं? अच्छा यूं बताओ। संशोधित का मतलब होता है बदली हुई। क्या होता है? बदली हुई, जिसमें कुछ चेंज कर दिया गया हो। संशोधन को इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफिकेशन। जैसे आपने मार्केट से कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदा और आपने उसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए या थोड़े बहुत ही परिवर्तन कर दिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल का साइलेंसर बदल देते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल का हैंडल बदल देते हैं। ठीक है, तो यदि आप मोटरसाइकिल खरीद के उसमें कुछ अपनी तरफ से परिवर्तन करा रहे हो तो आप कहोगे कि आप मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करवा रहे हो, अर्थात उसका मॉडिफिकेशन करवा रहे हो। इसी तरीके से मोजले ने क्या करा? मोजले ने जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी थी वो बनाई गई थी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। मोजले ने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, थोड़ा सा संशोधन कर दिया। क्या करा मोजले ने? मोजले ने करा कि अब उसने तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, और जब उसने तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई तो उस सारणी को कहा गया मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। अब सुनो ध्यान से। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में क्यों रखा था? इसलिए रखा था क्योंकि अब वो चल रहा था आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर। आधुनिक आवर्त नियम बताता है कि तत्वों का मूल लक्षण होता है परमाणु क्रमांक, या फिर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, या जब तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त हो जाते हैं। यही तो है आधुनिक आवर्त नियम। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार
तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक सारणी बनाई। पर मोजले की महानता यह थी कि उसने उस सारणी को अपना नाम नहीं दिया। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे काम करेंगे और बहुत तेजी से अपना, बहुत जोरों शोरों से अपना नाम लेंगे कि ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, जिसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मंदिर मस्जिद में 10 रुपए दान दे के आएंगे और जो स्पीकर पे माइक पे बैठा होगा आदमी उसे कहेंगे बार बार कि 2 बार लिए नाम, जब मैं घर पहुंचूं तब भी नाम लेना तुझे। सारे मोहल्ले को, सारे गांव को पता चलना चाहिए कि मैंने 10 रुपए मंदिर या मस्जिद में दान दिए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर या मस्जिद में 100 रुपए दान दे के आ जाएंगे और कहेंगे कि किसी का नाम नहीं लिखना, सिर्फ रजिस्टर में एंट्री कर ले बस। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं ना इस दुनिया में। तो कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, छोटा सा काम करेंगे बड़ी सी तारीफ करेंगे अपनी। और कुछ ऐसे हैं तो काम तो बड़े बड़े करते हैं, जो काम तो करते हैं बड़े बड़े पर अपनी तारीफ नहीं करते। जैसे मोजले था, मोजले ने आवर्त सारणी बनाई, संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी, पर उसने परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का प्रयोग करा और उसने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी बना दी, पर उसने अपना नाम नहीं दिया। मोजले ने कहा कि ये यदि मेंडलीव मूल आवर्त सारणी नहीं बनाते तो मेरे दिमाग में आइडिया कहां से आता, और मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आता तो मैं आवर्त सारणी कैसे बनाता फिर। इसलिए मोजले ने अपना नाम नहीं दिया। ठीक है, ध्यान से समझो जरा क्या है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। देखो बनाई थी मोजले ने और नाम है मेंडलीव का। मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे उन्होंने मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहा। बनाई थी मोजले ने, नाम दिया मेंडलीव का ही। ऐसे होते हैं महान लोग। अब देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण। संशोधित आवर्त सारणी में क्या क्या खासियत थी, और उसमें सबसे पहली खासियत आपको पता ही है कि संशोधित आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई थी। तो यहां है तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो जो संशोधित आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पहले लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे ये बात तो पक्की है जो पहले पॉइंट में हमने पढ़ी है कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। जैसे कि आप आवर्त सारणी को देख सकते हो, आवर्त सारणी में आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, यदि ऊपर से नीचे आते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे संख्याएं लिखी गई हैं जिनके ऊपर लिखा गया है आवर्त, इन्हें हम कहते हैं आवर्त। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आपको बताना है कि संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और मूल आवर्त सारणी में भी 7 ही आवर्त थे। ठीक है, और यदि कोई पूछता है कि कितने समूह हैं, देखो ऊपर आवर्त के ऊपर क्या लिखा हुआ है, समूह, और समूह लिख रखे हैं रोमन पद्धति में, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और 0। यानी कुल मिलाकर कितने समूह हैं, कितने वर्ग हैं, कितने ग्रुप हैं, 9, 8 तो संख्या तक हैं और एक 0 है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह थी कि भाई तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आप पहले आवर्त और पहले वर्ग में देखो, H का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। H के आगे जाओ, कोई तत्व नहीं मिलेगा आपको, लास्ट में मिलेगा He का परमाणु क्रमांक कितना है, 2। उसके बाद दूसरे आवर्त में आ जाओ, Li का कितना है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 के बाद हम तीसरे आवर्त में आ गए, सोडियम 11 12 13 14 15 16 17 18 के बाद आगे हम चौथे आवर्त में 19 के बाद आप नीचे 29 को नहीं देखोगे, 19 के सामने जाओ
20 लिखा हुआ है, 20 सी ए, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 के बाद आप चौथे आवर्त की ही दूसरी लाइन में आ जाओ, 29 सी यू, ठीक है ना, 29 सी यू, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 आगे है शून्य वर्ग में, देखो के आर क्रिप्टन। अब आ जाओ आप पांचवें आवर्त में, 37 आर बी, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 के बाद आप पांचवें आवर्त की दूसरी लाइन में आ जाओ, 47 ए जी, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और लास्ट में 54 एक्स ई जीनोन। अब आ जाओ आप छठे आवर्त में, ध्यान से देखो, 54 के बाद 55 सी एस, 55, 56, 57, 57 एल ए के ऊपर स्टार लगा हुआ है, ध्यान से देखो 57 एल ए के ऊपर लगा हुआ है स्टार, और 57 के बाद लिखा हुआ है 72। तो बीच के 14 तत्व कहां गए? बीच के 14 तत्व 57 के बाद नीचे रखे हुए हैं, जिसे लिख रखा है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व या लेंथेनाइड्स। देखो 57 के बाद लेंथेनाइड में पहला क्या है? 58 सी। अब ये 14 तत्व नीचे क्यों रखे हैं? क्योंकि इनके गुण आवर्त सारणी के अंदर रखने पे उन वर्गों से नहीं मिलते हैं जहां ये आएंगे, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी से बाहर निकाल कर रख दिया था। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। 71 के बाद फिर ऊपर आ जाओ आप, 14 तत्व नीचे रख दिए। 72 HF दिख रहा होगा आपको, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। 78 के बाद छठे आवर्त की दूसरी लाइन में आ जाओ, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। 86 के बाद आप आ जाओ सातवें आवर्त में, 87, 88, 89। 89 एक्टीनियम AC, इसके ऊपर 2 स्टार लगा रखे हैं, देखो ध्यान से। तो ये जो 89 89 के बाद देखो सीधा 104 है, तो 89 के बाद भी 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे दूसरी सीरीज में रखा गया है, जिसे हमने कहा है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टिनाइड्स। देखो 89 के बाद 90 आ गया, 90 TH थोरियम, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 103 के बाद फिर ऊपर आ जाओ, 104, 105 HA। तो कुल मिला के पहला पॉइंट हमें क्लियर होता है। पहले पॉइंट में कहा गया है कि तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखते हैं या रखा गया है, ठीक है। अब आ जाओ आप दूसरे पॉइंट पे, देखो ध्यान से। यहां दूसरा पॉइंट है, दूसरा लक्षण है, इस सारणी में कुल 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 7 थे या हैं, कुछ भी कह दो। देखो आवर्त तो दिख रहे होंगे आपको, कितने हैं? 7। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, पड़े हुए कॉलम हैं, वे सब आवर्त हैं, और सामान्य गणित में लिख रखे हैं 7 तक के अंक, तो 7 आवर्त हैं। और आपको ध्यान रखना है कि कौन से आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है और उनका नाम क्या है आवर्तों का। यदि आप पहले आवर्त को चेक करोगे तो पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। देखो आप आवर्त सारणी को, पहले आवर्त में एक तो हाइड्रोजन है और एक है He यानी हीलियम। तो पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, इसलिए पहले आवर्त को हम कहते हैं अति लघु आवर्त। ध्यान से समझना। दूसरे और तीसरे आवर्त को चेक करोगे तो उनमें 8-8 तत्व हैं, आप चेक कर सकते हो। दूसरे और तीसरे आवर्त में आपको 8-8 तत्व मिलेंगे, इसलिए दूसरे और तीसरे आवर्त को हम कहते हैं लघु आवर्त। चौथे और पांचवें आवर्त को आप देखोगे तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व हैं, इसलिए चौथे और पांचवें आवर्त को हम कहते हैं दीर्घ आवर्त। छठे आवर्त में कुल 32 तत्व हैं, इसलिए छठे आवर्त को कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। जब बच्चे छठे आवर्त में तत्वों को गिनने जाते हैं ना, तो वे उन 14 तत्वों को छोड़ देते हैं जो आवर्त सारणी से नीचे रखे गए हैं। तो आप जब छठे आवर्त के तत्वों को गिनोगे तो उन 14 तत्वों को भी गिन लेना जो आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं। तो कुल मिला के आपको पता चलेगा कि छठे आवर्त में कुल मिला के 32 तत्व हैं, इसलिए छठे आवर्त को हम कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। सातवें आवर्त में अभी तक केवल 19 तत्व हैं, इसलिए सातवें आवर्त को कहा जाता है अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट, अभी इसमें बाकी तत्वों की खोज होनी बची थी उस समय तक जब मोजले ने संशोधित आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, देख लिया सबने। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ।
तीसरा लक्षण, इस सारणी में कुल 9 वर्ग या समूह या ग्रुप हैं। देखो रोमन पद्धति में कितने लिखे हुए, 8 तक तो लिखे हुए रोमन पद्धति में और एक बाद में लिख रखा 0। ठीक है, अब यदि 8वें और 0 वर्ग को छोड़ दो आप, तो शेष सभी वर्गों को ए व बी उपवर्गों में बांटा गया है। यदि आप आवर्त सारणी को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि पहले वर्ग को भी ए और बी उपवर्ग में बांट रखा, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी, छठे को भी, सातवें को भी। पर 8वें उपवर्ग को ए और बी 8वें वर्ग को ए और बी उपवर्गों में नहीं बांट रखा। पर आप देख रहे होंगे कि 8वें वर्ग में 3 लाइनें हैं खड़ी हुई, और 0 वर्ग को भी नहीं बांट रखा है। 0 वर्ग में तो एक ही लाइन है, एक ही पंक्ति है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संशोधित आवर्त सारणी में कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें ए और बी उपवर्गों में नहीं बांट रखा है। तो आपको जवाब देना है, एक तो 8वें को नहीं बांट रखा और एक 0 को, बाकी सबको ए और बी उपवर्गों में बांट रखा है मोजले ने। चौथा लक्षण देखो, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। भाई आवर्त में आप ऐसे चलोगे गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है, कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नंबर 5, किसी वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। यह बात तो है ही, आप वर्ग में पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं सबके गुण लगभग एक जैसे होंगे, दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनके सबके गुण एक जैसे होंगे, तीसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनके गुण एक जैसे होंगे। तो एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। छठा लक्षण, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। यदि आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा ही, और परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो तत्वों के गुणों में भी परिवर्तन होगा, क्रमिक परिवर्तन। और कैसे होगा मैं समझाऊंगा इसी चैप्टर में। जल्दी से पहले पॉज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है। 7वां लक्षण देखो, 7वां लक्षण है किसी तत्व की संयोजकता उसकी वर्ग संख्या पर निर्भर करती है। यह बात मैंने आपको पहले भी सिखा रखी है और दोबारा फिर समझो। यहां तो लिख रखे हैं हमने वर्ग ऊपर वाली लाइन में, और नीचे वाली लाइन में लिख रखी है संयोजकता। पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि पहले वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और 8 करने के लिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या साझेदारी करता है उसे हम कहते हैं संयोजकता। सिखाई थी ना ये बात? तो जिसकी बाहरी कक्षा में पहले वर्ग के तत्व वे होंगे जिनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उनकी संयोजकता 1 होगी। दूसरे वर्ग के तत्व वे होंगे जिनकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ना कि 6 लेंगे। तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो इसलिए उनकी संयोजकता 2 हुई। तीसरे वर्ग वाले तत्वों की संयोजकता 3 होती है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है, 5 इलेक्ट्रॉनों को लेना मुश्किल है। चौथे वर्ग वाले तत्वों की संयोजकता 4 होती है। वे 4 इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, अपितु 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ठीक है, कार्बन में यह बात समझाई थी मैंने आपको। पांचवें वर्ग के तत्व, इनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 करने के लिए 3 लेंगे, इसलिए इनकी संयोजकता होती है 3। छठे वर्ग वाले तत्व जो हैं उनकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होती है? 2। सातवें वर्ग वाले तत्व की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 करने के लिए 1 लेगा, तो इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1। और जो शून्य वर्ग के तत्व हैं उनकी बाहरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उनकी बाहरी कक्षा पूरी भरी हुई होती है। और बाहरी कक्षा पूरी भरी हुई है तो ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, ना देने की जरूरत, ना उन्हें साझेदारी करने की जरूरत, तो इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होती है? 0। तो यहां लिखा हुआ है किसी तत्व की संयोजकता उसकी वर्ग संख्या पर निर्भर करती है। वर्ग संख्या से पता चलता है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। अगला लक्षण 8वां, किसी उपवर्ग के सभी तत्व गुणों में अधिक समानता दिखाते हैं। भाई हमें यूं पता है कि पहले वर्ग के तत्वों के गुण समान होंगे, पर यदि पहले वर्ग में भी अंदर घुसोगे तो 2 उपवर्ग मिलेंगे आपको, उपवर्ग ए, उपवर्ग बी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो जो फर्स्ट ए के तत्व हैं यानी उपवर्ग ए के तत्व, उनके आपस में गुणों में समानता ज्यादा देखने को मिलेगी,
और जो उपवर्ग बी के तत्व हैं वे आपस में गुणों में ज्यादा समानता दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्लास 10th है और 10th में कुल मिलाकर 200 बच्चे हैं, तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने उन 200 बच्चों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। सेक्शन ए तो ऐसा रखा जिसमें सारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, और सेक्शन बी ऐसा रखा जिसमें थोड़े से कम इंटेलिजेंट बच्चे थे। तो सेक्शन ए के बच्चे भी 10th का कोर्स पढ़ेंगे और बी के बच्चे भी 10th का कोर्स पढ़ेंगे, पर जो ए के बच्चे हैं उनका मेंटल लेवल ज्यादा समानता रखता है, और सेक्शन बी के जो बच्चे हैं उनका मेंटल लेवल आपस में ज्यादा समानता रखता है। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि किसी उपवर्ग के सभी तत्व गुणों में अधिक समानता दिखाते हैं। ठीक है, उपवर्ग में ज्यादा समानता देखने को मिलेगी। नंबर 9, 9वां लक्षण, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। प्रतिरूपी या निरूपक तत्व इंग्लिश में कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। ये जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं, किसी भी वर्ग में घुस जाओ, पहले से लेके और 8वें से लेकर 0 तक, आप किसी भी वर्ग में जाओगे तो हर एक वर्ग में सबसे ऊपर है पहले आवर्त का तत्व, फिर दूसरे आवर्त का, फिर तीसरे आवर्त का, फिर चौथे आवर्त का, इस तरह कुल मिलाकर 7 आवर्ती होते हैं। तो जो आपका तीसरे आवर्त का तत्व है उसकी खासियत यह होती है कि वो अपने वर्ग के गुणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तीसरे आवर्त के तत्व की खासियत यह होती है कि वो अपने वर्ग के लक्षणों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, और जो पूर्ण रूप से बढ़िया अपने वर्ग के गुणों का प्रदर्शन करता है उसे ही हम कहेंगे प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व या टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, तो यहां है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। तीसरे आवर्त के तत्व अपने वर्ग के सभी गुणों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, अतः इन्हें प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जैसा आपकी क्लास है तो क्लास में एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे चाहिए जो क्लास की समस्याओं को स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल साहब के सामने रख सके। ठीक है, क्लास में क्या प्रॉब्लम चल रही उसे प्रिंसिपल साहब के सामने रख सके, क्लास की क्या डिमांड है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन सभी बात को स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल साहब के सामने रख सके। तो ऐसे 2 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, और उनके अंदर खासियत यह है कि वे अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्लास की सभी समस्याओं को या क्लास की अच्छी और बुरी बातों को। उन बच्चों को हम कहते हैं मॉनिटर या परफेक्ट, जो भी आप उन्हें कहते हो। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो प्रतिरूपी या निरूपक तत्व, भाई किसी वर्ग में तत्व तो बहुत सारे होंगे, पर उन बहुत सारे तत्वों में से हमें ऐसा तत्व छांटना है जो वर्ग के लक्षणों को, गुणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकता हो, और वो होता है तीसरे आवर्त का तत्व किसी भी वर्ग में। नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, विकर्णी संबंध या विकर्ण समानता। विकर्णी संबंध या विकर्ण समानता का क्या मतलब है? देखो मैं बताता हूं। आप यदि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को देखोगे ना, दूसरे या तीसरे आवर्त के तत्व, तो आपको उनके अंदर एक खासियत देखने को मिलेगी। देखो, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं, पहले वर्ग के, दूसरे वर्ग के, तीसरे वर्ग के, चौथे वर्ग के। तो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व, ये जो लिथियम है ये सोडियम से तो गुणों में समानता दिखाएगा ही, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग के हैं। Be के गुण और Mg के गुण तो मिलेंगे ही, क्योंकि एक ही वर्ग के हैं। बोरोन और एल्यूमिनियम के गुण भी मिलेंगे, कार्बन और सिलिकॉन के गुण भी आपस में मिलेंगे। तो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व अपने वर्ग वाले तत्वों से गुणों में तो समानता दिखाते ही हैं, साथ ही साथ अपने से तिरछे स्थित तत्वों से भी गुणों में समानता दिखाते हैं। लिथियम के कुछ गुण मैग्नीशियम जैसे होते हैं, इसी तरह बेरिलियम के कुछ गुण एल्यूमिनियम जैसे होते हैं, इसी तरह बोरोन के कुछ गुण सिलिकॉन जैसे होते हैं। तो जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व हैं वे अपने वर्ग वाले तत्वों से तो गुणों में समानता दिखाते ही हैं, पर अपने से तिरछे स्थित तत्वों से भी गुणों में समानता दिखाते हैं, और इस तिरछी समानता को ही हम कहते हैं विकर्ण संबंध या विकर्ण समानता। विकर्ण तिरछाई तो होता है, आपको पता है ना, यदि आप कोई वर्ग या कोई चतुर्भुज बनाओगे, मान लो आपने ये कोई आयत बना दिया, ये आयत है, तो इस आयत में विकर्ण क्या होता है? इसे ही तो विकर्ण कहोगे आप, इसे ही तो विकर्ण कहोगे। तो ये जो तिरछी समानता है, इस तिरछी समानता को ही हम कहते हैं विकर्णी संबंध या विकर्ण समानता। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो आप। ठीक है बेटे, लिख लिया? ठीक है। 11वां लक्षण हम पढ़ेंगे सेतु तत्व।
सेतु तत्व को आप इंग्लिश में कह सकते हो ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है, देखो सेतु माने क्या होता है, पुल या ब्रिज। आप यदि किसी भी वर्ग को चेक करोगे तो उस वर्ग में, जैसे ये पहला वर्ग मैंने यहां लिख रखा है, उस वर्ग में पहले आवर्त का तत्व, दूसरे आवर्त का तत्व और तीसरे, जो तीसरे आवर्त का तत्व होता है वो उपवर्ग ए, ये पूरा क्या है, उपवर्ग ए है, फर्स्ट ए। जो तीसरे आवर्त का तत्व है उसके गुण उपवर्ग ए के तत्वों से भी मिलते हैं और उपवर्ग बी के तत्वों से भी मिलते हैं। दोबारा सुनो, किसी भी वर्ग में जो तीसरे आवर्त का तत्व है, पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, 7 से ज्यादा आवर्त किसी भी आवर्त सारणी में नहीं होते हैं। आगे भी हम एक आवर्त सारणी और पढ़ेंगे जो लेटेस्ट है और फिलहाल जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, वो आवर्त सारणी इसके बाद आएगी, ठीक है, उसे पढ़ेंगे, उसमें भी हमारे पास 7 ही आवर्त होंगे। तो किसी भी वर्ग में जो तीसरे आवर्त का तत्व होता है उसके गुण पहले उपवर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं, और पहले का मतलब ए उपवर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं और बी उपवर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं। इसलिए ये जो तीसरे आवर्त का तत्व है वो पहले और दूसरे उपवर्ग यानी ए और बी उपवर्ग के बीच एक पुल का काम करता है, एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। इसलिए तीसरे आवर्त के तत्वों को हम कहते हैं सेतु तत्व। क्या कहते हैं, सेतु तत्व। तो तीसरे आवर्त के तत्व उपवर्ग ए व बी दोनों से गुणों में समानता दिखाते हैं। इनकी समानता इनसे भी है और इनसे भी है, इसलिए इन्हें सेतु तत्व कहते हैं। ब्रिज एलिमेंट कह दो, सेतु तत्व कह दो, एक ही बात है। 12वां लक्षण हमें पढ़ना है नॉर्मल तत्व। नॉर्मल को आप हिंदी में कह सकते हो सामान्य तत्व। जो उपवर्ग ए के तत्व है ना, किसी भी वर्ग में जो उपवर्ग ए है, उपवर्ग ए के तत्वों को हम कहते हैं सामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व, क्योंकि उनकी केवल बाहरी कक्षा ही अपूर्ण होती है, केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद 13वें नंबर पे हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, उपवर्ग बी के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान से सुन लो बिल्कुल सारी बातों को। जो आपकी संशोधित आवर्त सारणी है उसमें जितने भी उपवर्ग बी के तत्व हैं, चाहे फर्स्ट बी के हों, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, बी उपवर्ग के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। इनकी खासियत यह होती है कि इनकी बाहर वाली 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। ठीक है, आज आगे हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा, अभी तो ये परिभाषाएं याद रखो। 14वें नंबर पे हमें पढ़ना है आंतरिक संक्रमण तत्व। आपको पता है यदि आप संशोधित आवर्त सारणी देखते हो, मैंने अभी समझाया था, उसमें 6ठे और 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों के रूप में रखा गया है। उनमें से पहली श्रेणी को हम कहते हैं लैंथेनाइड और दूसरी श्रेणी को कहते हैं एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, जिन्हें आपने दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा था, उन्हें ही हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इनके अंदर खासियत यह है कि इनकी बाहर की 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। बाहर की कितनी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, 3। तो जिनकी केवल 1 कक्षा अपूर्ण है बाहर की, वे नॉर्मल तत्व हैं। जिनकी बाहर की 2 कक्षाएं अपूर्ण है वे संक्रमण तत्व हैं। जिनकी बाहर की 3 कक्षाएं अपूर्ण है वे आंतरिक संक्रमण तत्व हैं। नॉर्मल तत्व उपवर्ग ए वाले हैं, संक्रमण तत्व उपवर्ग बी वाले हैं, और आंतरिक संक्रमण तत्व 6ठे तथा 7वें आवर्त से उठाए गए 14 तत्व हैं, जिन्हें हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। जल्दी से पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हमें सीखना है कि जब मोजले ने संशोधित आवर्त सारणी बनाई तो संशोधित आवर्त सारणी के बनने से मूल आवर्त सारणी के जो दोष थे वे अपने आप ही ठीक हो गए। कुछ दोष तो ठीक हो गए उसके अपने आप। दोष माने कमियां, फॉल्ट जो थे। तो हमारा हेडिंग है संशोधित आवर्त सारणी द्वारा मूल आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण। मतलब मूल आवर्त सारणी में जो कमियां थी उनमें से बहुत सारी कमियां अपने आप ही ठीक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मूल आवर्त सारणी बनी हुई थी परमाणु भार के आधार पर और संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो जैसे ही मूल लक्षण को परमाणु भार से परमाणु क्रमांक करा गया, अपने आप बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई। पर अब भी बहुत सारी बीमारियां बची हैं। ठीक है, पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से दोष दूर हुए। इसमें सबसे पहला था परमाणु भारों का क्रम।
देखो एक प्रॉब्लम थी मूल आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी बनी हुई थी मूल आवर्त नियम के आधार पर, अर्थात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना था। पर मेंडलीफ ने कुछ जगह क्या करा था, परमाणु भारों के साथ साथ गुणों के ऊपर भी ध्यान दिया था, और गुणों को मिलाने के चक्कर में उसने ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया था और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रख दिया था। ऐसा उसने कुछ जगह करा था, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम को ना रखकर परमाणु क्रमांक का क्रम घटता हुआ कर दिया था कुछ स्थानों पर गुणों को मिलाने के चक्कर में, जो एक मूल आवर्त सारणी की कमी थी, दोष था। पर अब संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई है परमाणु क्रमांक के आधार पर, और परमाणु क्रमांक में तो परमाणु भार से तो कोई मतलब ही नहीं है संशोधित आवर्त सारणी को। अब परमाणु भार का चाहे बढ़ता क्रम हो चाहे घटता क्रम हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम, ये दोष भी अपने आप ठीक हो गया है। तो यहां लिखा हुआ है परमाणु भारों का क्रम, संशोधित आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है, अतः परमाणु भार के क्रम से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब परमाणु भार के क्रम से कोई मतलब है ही नहीं हमें मतलब है परमाणु क्रमांक के क्रम से। ठीक है, आते हैं नंबर 2 पर। दूसरी कौन सी कमी ठीक हुई, अक्रिय गैसों का स्थान। आपको पता है कि मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी, पर संशोधित आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए एक नया वर्ग बनाया गया जिसका नाम था शून्य वर्ग या शून्य समूह या जीरो ग्रुप, जिसमें रखा गया HENEARKRXERN को। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमने तीसरी कमी वहां पढ़ी थी ना मूल आवर्त सारणी में, तीसरी कमी थी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का स्थान, अर्थात दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। मेंडलीफ ने जब मूल आवर्त सारणी बनाई थी तो दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए अर्थात लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं छोड़ दी थी, पता है ना इस बात का। और बेटे जो संशोधित आवर्त सारणी मोजले ने बनाई, इस आवर्त सारणी में भी क्या लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के अंदर जगह मिली है? नहीं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड अर्थात दुर्लभ मृदा तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर धक्का दे रखा, नीचे 2 श्रेणियों के रूप में लिख रखा। क्या उन्हें आवर्त सारणी के अंदर जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए थी। तो यह कमी नहीं दूर हुई, मोजले ने इस कमी को दूर नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पर, समस्थानिकों को एक स्थान पर रखना। अब मुझे यूं बताओ, ये समस्थानिक हैं, इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, तो मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनी थी। पर अब संशोधित आवर्त सारणी की बात करें तो संशोधित आवर्त सारणी बनी है परमाणु क्रमांक के आधार पर। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। जब इनके परमाणु क्रमांक समान हैं तो इन्हें एक जगह रखना तो सही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हमारी संशोधित आवर्त सारणी बनाई थी मोजले ने। ठीक है, तो समस्थानिकों को एक स्थान पर रखना उचित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब परमाणु भार आधार था तो दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। समस्थानिकों को एक स्थान पर रखना उचित है, उचित माने ठीक, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान हैं या समान होते हैं। देखो परमाणु क्रमांक समान है तो एक जगह रखना कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नंबर 4 चौथी कमी कौन सी सही हुई, संभारिकों को अलग अलग स्थान पर रखना। ये है संभारिक, संभारिकों के परमाणु क्रमांक देखो अलग अलग नहीं है क्या, 18, 19, 20। जब इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं तो इन्हें अलग अलग स्थान पे ही रखना चाहिए। जब हमारी मूल आवर्त सारणी की बात होती है तो वो परमाणु भार के आधार पे है, तो इन्हें अलग अलग स्थान पे रखना गलत था। पर अब जब हमने आधार बनाया है परमाणु क्रमांक तो इन्हें अलग अलग स्थान पर रखना ठीक हो गया है अपने आप। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है देखियो जरा, यहाँ लिखा है संभारिकों को अलग अलग स्थान पर रखना उचित है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। देखो परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग हैं तो अलग अलग स्थान पर रख रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 कमियां दूर करी गई और बहुत सारी कमियां इसमें थी। कौन कौन सी थी चलो डिस्कस करते हैं, जल्दी से पोज करके लिखो, पहले लिख लिया बेटे? ठीक है, अब आते हैं हम संशोधित आवर्त सारणी के दोष पर कि ये जो संशोधित आवर्त सारणी जो मोजले ने बनाई थी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा था, इस सारणी में भी वैज्ञानिकों ने बहुत सारी कमियां निकाल ली और उनमें से कुल मिलाकर 6 कमियां हमारे पास हैं। ध्यान से समझेंगे, इन 6 कमियों को डिस्कस करेंगे। पहली कमी है हाइड्रोजन का स्थान।
यदि आप हाइड्रोजन को देखते हो तो हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं और सातवें वर्ग के तत्वों से भी मिलते हैं। पहले वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं क्षार धातु, क्यों कहते हैं डिस्कस करेंगे बाद में। और जो सातवें वर्ग के तत्व हैं उन्हें हम कहते हैं हैलोजन। तो जो हाइड्रोजन है इसके गुण पहले वर्ग वाले तत्वों से भी मिलते हैं और सातवें वर्ग वाले तत्वों से भी मिलते हैं, पर हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में ही रख रखा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन को सातवें वर्ग में रखना चाहिए, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में ही रखना चाहिए, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी रखो और सातवें वर्ग में भी रखो। फिर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रोजन को ना तो पहले वर्ग में रखो ना तो सातवें वर्ग में रखो, हाइड्रोजन के लिए एक अलग वर्ग बनाओ। तो हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये संशोधित आवर्त सारणी की एक बहुत बड़ी कमी है जो आज तक वैज्ञानिक हल नहीं कर पाए हैं, इस कमी को दूर नहीं कर पाए हैं, आज तक की बात कर रहा हूं। अब आते हैं नंबर 2 पर, दूसरी कमी, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। देखो पहला पढ़ा हमने हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन के गुण पहले व सातवें दोनों वर्गों से मिलते हैं, परंतु हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में ही रखा गया है। ठीक है, कमी है। दूसरी कमी है असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। ये जो उपवर्ग ए व बी को एक साथ रखा गया है ना, ये गलत है, क्योंकि इनके गुण बहुत कम मिलते हैं। उपवर्ग ए के तत्व तो ज्यादा क्रियाशील होते हैं और उपवर्ग बी के तत्व होते हैं बहुत कम क्रियाशील। फिर भी मोजले ने उपवर्ग ए और बी को बराबर बराबर रखा था, तो ये कमी थी एक। ठीक है, जब ए और बी उपवर्गों के तत्वों के गुण बहुत कम मिलते हैं तो उन्हें इकट्ठे क्यों रख रखा, अलग अलग रखो ना, उन्हें दूर दूर रखो, ये भी एक कमी है। तीसरी कमी, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखना, जैसे कॉपर है, मरकरी है, प्लेटिनम, इन तीनों के गुण समान होने पर भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। इनके गुण लगभग एक जैसे हैं, फिर भी मोजले ने इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा, यह भी एक कमी थी संशोधित आवर्त सारणी की। चौथी कमी क्या थी, आठवें वर्ग के 3 भाग। भाई आपने सारे वर्गों को दो दो भागों में उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में बांट दिया, पर जो 8वां वर्ग है उसमें तो आपने 3 लाइनें, 3 पंक्तियां, 3 भाग बना रखे। वे 3 भाग बनाने का कुछ कारण है क्या? कारण है तो वो स्पष्ट करना चाहिए, पर मोजले ने बताया नहीं कि 8वें वर्ग को 3 भागों में क्यों बांट दिया। तो 8वें वर्ग के 3 भाग जो हैं उनका कारण स्पष्ट नहीं है, ये भी एक कमी है संशोधित आवर्त सारणी की। अब आते हैं नंबर 5 पर, दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व उन्हें कहते हैं जो छठे और 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों के रूप में रखा गया है ना, जिन्हें आप कहते हो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, इन्हें आवर्त सारणी में अंदर जगह क्यों नहीं दी, इन्हें घर से क्यों निकाल के बाहर धक्का दे दिया? तो दुर्लभ मृदा तत्व आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं, इन्हें आवर्त सारणी के अंदर जगह क्यों नहीं दी, ये भी एक संशोधित आवर्त सारणी की बहुत बड़ी कमी है। और इस भी कमी को आज तक कोई दूर नहीं कर पाया, ना तो इसे कोई दूर कर पाया पहली कमी को, और ना तो इसे। नंबर 6, धातु व अधातु की स्थिति। भाई धातु और अधातु को अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए था, या अलग अलग स्थान पर रखने का प्रयास ही करना चाहिए था। जो आपकी संशोधित आवर्त सारणी है इसमें धातु और अधातु को बस खिचड़ी बना रखी, बस पता ही नहीं चल रहा कहाँ धातु है कहाँ अधातु है। तो इस चीज में भी सुधार करना चाहिए था ना, दोनों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है, ये कमी है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कमियां हैं संशोधित आवर्त सारणी की। जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे? ठीक है।